Assalamualaikum everyone, this is Sheikh Bilal Haq, and in today's video I'll be discussing about some of the most important MCQs relating to PRC5, that is Introduction to Business. So ICAP का ये न्यू पेपर है PRC5, और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आपको एक क्विक रिविजन जो है वो स्पेसिफिक वीडियो से रिलेटेड, इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करूँ. सो वील बी क्विकली गोइंग थ्रू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs. I'll be giving you explanation of those MCQs, and I hope so that these MCQs are going to be beneficial for you all at the end of the day. Let's just quickly go through the first MCQ. But before going into this type of MCQs, I'll just want to discuss some of the most important aspects of this subject. तो देखो यार, इसमें जो most important चीज़ें थी, हमने जिस तरह कोर्स को रेगुलर कवर किया, उसके अलावा जो हमारे पास और अदर एरियाज़ जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs को, डिफरेंट एडिशनल MCQs को हमने सॉल्व किया. अराउंड मैंने आपको काफ़ी सारे MCQs अपनी रेगुलर क्लासेस में करवाए हैं. नाउ दिस specific video will relate to the combination of all the MCQs from around the entire syllabus. मैंने कोशिश किया कि जितने ज़्यादा MCQs को मैं केटर कर सकता हूँ उतने ज़्यादा MCQs को मैं केटर करने की कोशिश करूँ. तो थोड़ा सा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके बैठिएगा, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक रियलाइजेशन हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज MCQs. और ऑब्वियसली इसके बाद हमारे पास कुछ सेंड अप एग्ज़ाम्स, कुछ मॉक एग्ज़ाम्स, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जो हमने ऑलरेडी आपको आपके ग्रुप्स के ऊपर प्रोवाइड किए हैं. इफ़ देयर इज़ एनी आउटसाइडर स्टूडेंट एंड दे वांट टू हैव इट, आई कैन ईजिली प्रोवाइड इट टू यू. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, दैट इज़ रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द इंटायर PRC5 इज़ every organization, including non-profit organization, has to manage the ethical behavior. Okay, now we are talking about the ethical behavior. This is one of the most important topics, and the topics which students consider to be a bit easier, but when they are solving their examination question, they feel that they are not confident when they are going for the ethics related topics. So let's just quickly go through it. Ethical behavior of a dash in the overall operations of the business. So over here it says that every organization, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ही क्यों ना हो, उसको अपना एथिकल बिहेवियर अपने लोगों के साथ मेंटेन करना चाहिए. तो इन दी ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो आप सबसे पहला सवाल आता है कि भाई क्या आपको अपना एथिकल बिहेवियर जनरल पब्लिक के साथ मेंटेन करना चाहिए. देखिए, नो डाउट सेकेंडरी थॉट ये भी कहती है कि हाँ, जनरल पब्लिक के साथ होना चाहिए. सेकेंडरी थॉट ये भी कहती है कि रेगुलेटर्स के साथ भी आप एथिकल बिहेवियर अकम्प्लिश करेंगे, कस्टमर्स के साथ भी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि आप अपने एथिकल बिहेवियर को अपने एम्प्लॉयज़ और अपने स्टेक होल्डर्स, यानी देखो इट्स एम्प्लॉयज़ एंड स्टेक होल्डर की जब मैं बात करता हूँ ना, स्टेक होल्डर में ईच एंड एवरी कैटेगरी इज इंक्लूडेड, राइट. हर कैटेगरी स्टेक होल्डर का पार्ट बन जाती है. तो जब मैं हर कैटेगरी को स्टेक होल्डर का पार्ट बनाना, तो इनडायरेक्टली मैं एथिकल बिहेवियर सब पे अप्लाई करूँ. तो मोस्ट, अब देखो PRC5 के अंदर तुमसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर भी पूछा जा सकता है. तुम्हें ऐसा लगेगा कि बाकी दो ऑप्शन भी तो सही हैं, लेकिन द बेस्ट, इट्स बेसिकली नॉट चूज द राइट ऑप्शन, इट इज चूज द बेस्ट ऑप्शन. तो हम बेस्ट ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करेंगे. Moving forward, let's move to question number 2. This is also relating to the topic of ethics. इसमें क्या कहता है? Let's look at this. Ethical issues in business are associated with showing dash of communities in which the business entities operate. अब देखो, अब सवाल अगेन ये आता है कि यार ethical issues most prominently profit oriented चीज़ों से नहीं होते. प्रॉफिट की ओरिएंटेशन की वजह से एथिकल इश्यूज नहीं आ रहे हैं. एथिकल इश्यूज इन तमाम चीज़ों की वजह से नहीं. इनफैक्ट एथिकल इश्यूज आते हैं आपकी कंसर्न फॉर द सोसाइटी. यानी अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि आप एथिकल इश्यूज को जब रिलेट करने जाते हो, व्हेन आई टॉक अबाउट द एथिकल इश्यूज, तो बेटा एथिकल इश्यूज में मेरा सबसे पहला और सबसे मेजर कंसर्न ये होता है कि भाई सोसाइटियल व्यू पॉइंट, ओवरऑल स्टेक होल्डर्स व्यू पॉइंट को मैं देखना चाहता हूँ, मैं जज करना चाहता हूँ. तो येस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज जो कि आंसर आपके सामने सेल्फ डोमिनेंटली आपके सामने आ रहा है, इज द रिस्पेक्ट एंड कंसर्न. ऑल्दो रिस्पेक्ट ए भी है. देखिए अगेन, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि आपका आंसर चूज द बेस्ट, चूज द करेक्ट आंसर और राइट आंसर नहीं है.
आपका आंसर शुड बी चूज द बेस्ट आंसर एंड टू योर utmost surprise, although respect is the right answer, but along with respect we need to have concern for the society. So अगर मेरे पास societal concern भी आ रहा है और मेरे पास respect का element भी generate हो रहा है, so yes, we are considering this to be an ethical dilemma being associated with the society as a whole. Now, the most favorite question of mine, which of the following is the purpose of an organization and reasons for its existence? एक इदारे का reason for existence क्या होता है, क्यों वो exist करता है, purpose of the organization क्या होता है? आप एक organization जब operate कर रहे होते हो ना, तो आपका reasons for existence क्या है? तो मैंने आपसे ये बात अपने क्लासरूम के अंदर तो बहुत मर्तबा कही है, बट अब मैं आपसे जो है ना वो ये बात को जो है ना वो मैं आपके सामने फेस टू फेस अब लेके आ रहा हूँ। देखो, विजन के पॉइंट में सबसे पहली बात जो है, टेक्टिकल गोल्स तो आपको पता है, गोल्स इज नॉट द राइट आंसर. टेक्टिकल गोल्स विल ऑलवेज नॉट बी द राइट आंसर, बिकॉज टेक्टिकल मीन्स द मैनेजेरियल गोल्स एंड द ओवरऑल पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट only oriented to the managerial goal. Rather, the overall purpose of the organization will be taken over as a holistic viewpoint, which means the 360-degree viewpoint should be considered. So let's look at this. Now, there is a confusion between the two, right? The confusion is between either I should go for the vision statement or should I go for the mission statement, keeping in mind, देखो, विजन स्टेटमेंट कंपनी का एक नेवर एंडिंग पर्पस, एक ओपन एंड स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कंपनी को डिफाइन कर रही होती है, बट वो कंपनी के रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस नहीं बता रही होती. कंपनी के रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस या पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग डेल्ट इन द मिशन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी. आप कंपनी के जब मिशन स्टेटमेंट को उठाते हो तो वहाँ से आपको कंपनी के जो है ना वो एग्जिस्टेंस के रीजंस पता चलते हैं, वहाँ से आपको कंपनी के जो है ना वो एग्जिस्टेंस के पर्पसेस पता चलते हैं, राइट? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑब्वियसली द मिशन स्टेटमेंट. Now, if I move forward, let's look at question number 4. I hope so I'm not going in a fast pace. This is something which is very self-evident. Okay, what is the single element that sets a mission statement apart from the vision statement? Now, this is a confusing question. This question, if asked in the real examination, this can give you some real challenges while answering the question. So over here it says that what is the most important element that differentiate between the mission statement and the vision statement. So let's just quickly go through it and then I'll be letting you know. What is a single element that sets a mission statement apart from the vision statement? Now what I'm doing is मैं चारों ऑप्शन को पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है? आप अपने दिमाग में चारों ऑप्शंस का करेक्ट आंसर चूज करें और फिर उसके बाद I'll let you know the answer. When considering a mission statement versus a vision statement, the key aspect to remember is the current versus future context. Okay, it seems to be a very viable option, right? Mission statement is longer than vision statement. This is not a correct answer, right? ये एक बहुत ही एक haphazard सी एक बड़ी vague सी statement है. So I don't think so कि even if ये correct होता, although ये correct नहीं है, vision statement is not longer than mission statement. There is no hard and fast rule कि vision statement इतनी बड़ी होगी या mission statement का ये length और ये breadth होगी, नहीं. Mission statement is longer than the vision statement. I don't think so. That's the correct answer, and I hope so. You are also correctly identifying your answers. Mission statement is short. Again, it's a very, very, very vague statement. I don't think so that this should be an answer. Vision statement are considered to be more important than mission statements. Remember one thing: vision and mission, they both these statements are very important. दोनों statements बहुत important है. इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि विजन एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट है, एक नेवर एंडिंग पोजीशन ऑफ द कंपनी है, और मिशन जो है वो एक ऐसा व्यू पॉइंट है जो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं जाके एंड होता है, जिसको कहीं ना कहीं अचीवेबिलिटी या क्वांटिफिकेशन का टारगेट दिया जा सकता है, तो इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि मिशन स्टेटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजन स्टेटमेंट है या विजन स्टेटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन स्टेटमेंट है. दे बोथ हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस इन देयर own stances, right? So I don't think so the answer is D as well. So you can get the correct answer, and that is the option number A. I'm repeating it once again. It says when considering a mission statement, the
versus a vision statement, the key aspect to remember is the current versus the future context. So if you want to go for the current part of the society, or you want to go for the future part of the company, you can consider this by looking at the vision or the mission statement. So it's a very self-evident answer. All the three options does not seem to be the correct one. Now, one more thing. While doing this exercise, I got to know, I basically realized that I should tell my students one thing. That is, देखो, जब तुम एक आंसर को आइडेंटिफाई करने जा रहे हो ना, एंड यू फील एज इफ दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू, सो यू रिमेंबर वन थिंग, you can eliminate the wrong one to reach to the right one. देखो, मुझे नहीं पता, I am confused between all the four options, but I know one thing, that option number B can never ever be the answer. Option B and C can never ever be the answer. So now I am in a better position to calculate, or I can say this as, now you can have an educated guess of your answer. Rather than guessing it out of four answers, four different options, now I'm guessing it out of two different options. So yes, I thought, okay, B नहीं है, C नहीं है, D नहीं है, so I can go with the A one. So that's not an educated guess. I would request you all, that's my piece of advice. When you are going for your examination, जब तुम लोग अपने exams में जा रहे हो, make sure कि तुम लोग specifically, अगर कोई question मुश्किल लग रहा है, eliminate the wrong one. Don't just do the haphazard answering of your questions. You should not be doing is as if, okay, I have answered A for the previous one, so I'll answer B for the next one, and I'll answer C for the forthcoming one. No, that's not the right direction of passing the exam. If you want to clear this, you don't know what to do, you are stuck in between, do one thing, eliminate the wrong answer, you'll reach to the right one. I hope so. I made question number 4 very clear to you all. Let's just quickly move to question number 5 so that we can know that what question number 5 has to tell us all about. I guess this is it's an easy question, right? Which of the following is not a key feature of an organization? Now, it says, which of the following is not a key feature of an organization? Remember one thing, I have been chanting this definition again and again in my classes. Organization is a social arrangement for the control performance of collective goals. So let's just quickly go through the entire definition. Control performance, obviously not the answer. And remember, many students, what do they do is, rather than seeing such a question, it gives you a great immense amount of pleasure that, okay, I know the answer, and you quickly try to click on the wrong option. Why? Remember, whenever you see word not, make sure that you take 1 second pause, because this means that he's not asking you to give me the definition of organization, rather he is asking you to give me the definition of the organization which is not included in this option. So we have to identify the features of an organization that is not the part of the organization. So yes, control performance is always obviously the feature of the organization, so this is not the correct option. Collective goals, organization is a social arrangement for the control performance of collective goals, not the correct option. Social arrangement is not also the correct option. Then we have the option number D, that is the creation of the product or services. Yes, this is the correct option, because organization का feature में creation of product और service नहीं आता. Organization के feature में जो definition मैंने आपको बताई है वो exactly same as it is आएगी. Organization no doubt product और service बना के बेचती है, but that's not the feature of an organization. Feature का मतलब है characteristics. Okay, that was a very good discussion of what we can learn about the organization. Let's just quickly move to the question number 6. Okay, now it's a big question. Let's quickly read it out. Remember, whenever you see such a question, make sure you are very vigilant. आप अपना दिमाग और दिल और आंखें लगा के रखिएगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आप थोड़ा सा भी डिविएट होगे ना, and what you try to do is, आपका एक थोड़ा सा भी sluggishness आएगी ना, तो आप बस ऑप्शन लगा के आगे जाने की कोशिश करोगे, बिकॉज यू थिंक कि आई एम लैकिंग टाइम. रिमेंबर वन थिंग, आपके पास अच्छा खासा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मौजूद है. इफ ICAP इज गोइंग टू आस्क यू 46 to 50 क्वेश्चंस विद इन द 2 hours ऑफ एम्बेड, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम मौजूद है. आप आराम सकून से अपने पूरे क्वेश्चन को रिलायबली पढ़िएगा. सो लेट्स जस्ट रीड दिस आउट, और आप देखिएगा कि किस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ.
आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू इन इंग्लिश सो दैट आपके पास जो है वो एक रीडिंग मेथोडोलॉजी क्रिएट हो सके कि ओके नाउ इन माय रेगुलर paper, how will I be reading the entire question? So let's just quickly go through it. Consider the following list of different organization. हम कुछ organization की list को consider कर रहे हैं. पता नहीं क्या सवाल पूछेगा, लेकिन let's look at this. Government department, yes, it seems to be a public sector organization, right? Partnership, charities and companies. Which of these organizations would normally be classified as both? Which of these organizations will normally be classified as both a non-profit and a private sector? So this means that the organization is to be considered as a non-profit and as well as the private sector. So this means कि वो ईदी साहब की बात कर रहा है, वो छिपा की बात कर रहा है, वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की बात कर रहा है, वो JDC की बात कर रहा है, वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है, राइट? तो इसका मतलब है कि मुझे एक इदारा इसमें नज़र आ रहा है, मे बी इसके अलावा उसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बट आई कैन फील कि मुझे जो है ना ये चैरिटीज़ वाला इदारा, ये जो चैरिटीज़ वाला इदारा है ना, आई फील कि ये इदारा वाकई एक ऐसा इदारा है जो कि नॉन प्रॉफिट भी है और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपकी ईदी भी है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपकी छीपा भी है। तो सर बाकी सारे क्यों नहीं है? देखो, नो डाउट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मकसद भी प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो पहला पार्ट तो सही है, बट द फैक्ट इज कि प्राइवेट सेक्टर, यू नो इट वेरी वेल, मैं क्लासरूम में कितनी मरतबा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के डिफरेंसेस को चिल्ला के बता चुका हूँ। तो तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस। पार्टनरशिप अगेन कमर्शियल एस्पेक्ट होता है, तो यस प्राइवेट सेक्टर तो है बट कमर्शियल एस्पेक्ट होता है। कंपनीज, यू नो इट वेरी वेल, कमर्शियल पर्पस होता है, इसका तो मकसद होता ही नहीं है कि वो ऑपरेट करे। सो द आंसर ऑब्वियसली इज बी. Let me just quickly mark it. Yes, the answer is B, and I'm gaining one additional mark. I guess I'm going to clear this exam right now. Okay, moving forward. Let's look at question number 7. It says, consider the following statement. Charities would usually be classified as a non-governmental organization. Is this statement to be a true or false? देखो, अभी मैंने तुम्हें ऊपर एक कहानी सुनाई ना, मैंने तुम्हें कहा चैरिटी एक ऐसा इदारा है, ज़रा तुम देखो, चैरिटी एक ऐसा इदारा है, इस बात से रिलेट कर रहा हूँ। चैरिटी एक ऐसा इदारा है जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये प्राइवेट सेक्टर में, तो अगेन ये एक ऐसा इदारा है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, और ये एक ऐसा इदारा है जो एक NGO दैट इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की बात है, कहता है कि बीइंग द फैक्ट दैट चैरिटीज would usually be classified as a non-governmental organization, this statement is, it's a very true statement. It's a very true statement. इतना आसान अगर क्वेश्चन मुझसे पूछ लेता है ना पेपर में, तो मैं तो आराम से पास हो जाऊँगा, राइट? तो यहाँ पे the answer obviously is A, true. Why? Because non-governmental भी होता है और दूसरा उसका मकसद प्राइवेट सेक्टर भी है। तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, इसने उसी चीज़ को रिलेट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 7. मूविंग फॉरवर्ड. Okay, so now before going into this question, I would want you all to kindly pause this video, search for the answer, think of the answer, and then resume watching this video. Let me read it out for you. Who are not considered to be shareholder? Okay, now हमारा कन्वेंशनल दिमाग कहता है कि शेयर होल्डर का पूछेगा तो वो बोलेगा हु आर कंसिडर्ड टू बी द शेयर होल्डर्स, राइट? बट यहाँ पे सिनेरियो कुछ और है, हु आर नॉट कंसिडर्ड टू बी शेयर होल्डर। तो अब ऐसे कौन से लोग हैं जो शेयर होल्डर कंसिडर नहीं किए जा सकते? लेट्स लुक एट देम. पीपल हु परचेज द कंपनी. अच्छा, मैं फिर वही बात करूं, एलिमिनेट द रॉन्ग वन. पीपल हु हैव परचेज कंपनीज डिबेंचर. सर आपने बताया था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर पढ़ाते हुए कि डिबेंचर होल्डर एक ऐसा शख्स होता है जो एक तरह से कंपनी का लोन प्रोवाइडर होता है, कंपनी को एक लॉन्ग टर्म लोन की कैपेबिलिटी में. सर वो शेयर होल्डर तो नहीं होता. लेट्स लुक एट दिस, मतलब देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस. अच्छा, पीपल हु हैव परचेज द कंपनी. सर ये तो शेयर होल्डर होता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं. अच्छा, ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता. देखो, स्मार्ट वर्क, राइट? वी आर नॉट गोइंग फॉर द हार्ड वर्क, वी आर गोइंग फॉर द स्मार्ट वर्क. अगर ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव नहीं है, राइट? सो अब मेरे पास क्या बचा? अब मैं जाऊंगा स्मार्ट या एजुकेटेड गेस के ऊपर.
अब मुझे नहीं समझ आ रहा, आया इट्स ऑप्शन ए और इट्स ऑप्शन बी. ऑप्शन सी. लेट्स लुक एट ऑप्शन सी. पीपल हु रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी. सर आपने मुझे बताया था कि कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी का डिविडेंड रिसीव करता है, तो सर कंपनी का शेयर होल्डर ही तो कंपनी का डिविडेंड रिसीव करता है. और सर ये तो यहाँ पे नॉट वाला सवाल है. सर जब भी तुम नॉट वाला सवाल देखोगे तुम 1 सेकंड का पॉज लोगे ताकि तुम उसको रिट्रीव कर सको, अपने दिमाग में उस चीज़ को ला सको. देखो अगर इस पेपर में आपका पेपर रुकता है ना तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ योर स्टडीज़, रादर इट इज़ बिकॉज कि आप शायद अपने पेपर में उस वक्त कॉन्सेंट्रेट ना कर रहा हो. एक नॉट वाले सवाल को भूल के एक येस वाले सवाल में कंसिडर कर लें तो वो आपको एक नेगेटिव ऑप्शन, नेगेटिव मार्किंग कर देगा. It's not option C, obviously it's option A, so I've reached to the right option, surprisingly. Now, the term secondary stakeholder, one of my favorite questions. I have made so many charts of stakeholders, which included primary stakeholders, secondary stakeholders. Then we included, in primary stakeholders, we have included the internal stakeholders and connected ones. In secondary stakeholders, we included the external stakeholders. You know it very well. Primary stakeholders वो हजरात होते हैं जो स्पेसिफिकली कंपनी के अंदर डीलिंग या इन्वेस्टमेंट कर कंपनी के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप लेके बैठे होते हैं. सेकेंडरी स्टेक होल्डर वो तमाम हजरात होते हैं जो कंपनी के अंदर एक नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के साथ काम कर रहे होते हैं. प्राइमरी स्टेक होल्डर में हमारे पास इंटरनल जो कि कंपनी के पार्ट होते हैं, 365 डेज विद इन द कंपनी ऑपरेट कर रहे होते हैं. देन वी हैव दी connected ones who are either dealing with the company or they have invested within the company. And last but not the least we have the external stakeholders जो हमारे पास जो है वो एक कंपनी से किसी भी तरीके से डायरेक्टली लिंक नहीं होते. देखो मैंने 5 सेकंड के अंदर अपना पूरा स्टेक होल्डर वाला टॉपिक कंप्लीट करा दिया. अब इसके बाद मेरे पास मेंडलोज मैट्रिक्स मॉडल दिमाग में आ रहा है, बट वो बाद में बात करते हैं. लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. यहाँ पे आपसे क्या कहते हैं, कहता है बेटा द टर्म सेकेंडरी स्टेक होल्डर. ओके, सो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड. सेकेंडरी स्टेक होल्डर, नो डायरेक्ट, नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन विद द कंपनी, राइट? Yes. The term secondary stakeholder describe which group of stakeholders who conduct transaction within the company. No sir, because someone who is conducting a transaction within the company, तो ये तो वो शख्स हो जाता है जो कंपनी के अंदर अगर कोई ट्रांजेक्शन कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब तो ये है कि वो शख्स कंपनी का कनेक्टेड स्टेक होल्डर, बिकॉज ही इज आइदर डीलिंग और हैविंग इन्वेस्टमेंट विद इन द कंपनी. तो ये तो नहीं है. स्टेक होल्डर हु हैव कॉन्ट्रैक्ट, अल्लाह सर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप तो होता ही नहीं है सेकेंडरी स्टेक होल्डर का. सेकेंडरी स्टेक होल्डर का तो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है. सेकेंड स्टेक होल्डर्स हु डू नॉट हैव कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप विद द कंपनी. अगर इस तरह के आंसर्स मुझे मिल जाए ना, अगर इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए तो आई कैन गो विद 100% मार्क्स. ऑनेस्टली बहुत आसान क्वेश्चन था ये. मूविंग फॉरवर्ड, ओके, सो द मोस्ट valuable person in front of you right now. I've made a question with my own name. SBH is a business which is owned by its workers. Okay, this is giving me an intimation कि ये business क्या है, owned by its worker. It seems that it's a cooperative society. मुझे नहीं पता, मैं भी ऑप्शन पे नहीं जा रहा, लेकिन मैंने जैसे ये सुना ना owned by its own members, owned by its own workers, तो मुझे वो cooperative society वाली एग्जाम्पल याद आती है सर की. The workers shares the profit and they each have a vote on how, each have one vote. सर मुझे आपके ना कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले वो करेक्टरिस्टिक्स याद आ रहे हैं. आपने कहा था शेयर होल्डर के पास जो वोटिंग राइट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. लेकिन सर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई बंदा रहता है तो आपने कहा था कि उसके पास, हर बंदे के पास एक वोटिंग राइट होता है. तो यार मुझे तो कोऑपरेटिव लग रही है. ऑन हाउ द बिजनेस इज रन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डिस्क्राइब्ड एसबीएच. कौन सा बिजनेस है एसबीएच, ऐसा क्या बिजनेस कर रहा है? मुझे तो आंसर मिल चुका है इसका, बट मैं फिर भी दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेता हूँ. पब्लिक सेक्टर, नो सर, पब्लिक सेक्टर तो गवर्नमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है. प्राइवेट सेक्टर, नो सर, प्राइवेट सेक्टर तो एक प्राइवेट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है. नॉट फॉर प्रॉफिट, हाँ उसका मकसद प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, बट यहाँ नॉट फॉर प्रॉफिट का मकसद कुछ और है. बेस्ट ऑप्शन जो सर मुझे नज़र आ रहा है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कोऑपरेटिव सोसाइटी. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. गुड यार, आसान सवाल था. Moving forward, let's look at question number 11. Question number 11 क्या कहता है? Which is not true. Okay, again, जैसे ही मैं, देखो मैंने पॉज लेना है, जैसे ही मैं वर्ड देखूंगा ना नॉट का, तो आई टेक अ पॉज. और अगर आपके पास उस वक्त ऑप्शन अवेलेबल हो हाईलाइट करने तो मेक श्योर तुम हाईलाइट कर लो, ताकि देखो यार
साइकोलॉजिकली तुम्हारा दिमाग बनना शुरू हो जाएगा कि नॉट वाला सवाल है, आई हैव टू फाइंड आउट समथिंग दैट गोज कॉन्ट्रडेरी टू व्हाट हैव बीन आस्क्ड। मतलब एक इदारे से के रिलेटेड सवाल है तो कॉन्ट्रडेरी टू व्हाट हैव बीन आस्क्ड मुझे ये वाले सवाल को सॉल्व करना है। Which is not true regarding differences between goods and services. Which is not true regarding goods and services. Okay, let's look at this. मैं फिर से एलिमिनेट द रॉन्ग वन कर रहा हूँ। अब इस दफ़ा ना मैं ऑप्शन डी से चलता हूँ, राइट। सर्विसेज टेंड टू हैव हायर कस्टमर इंटरेक्शन, ये तो सही है। सर्विसेज वाकई कस्टमर के मुकाबले में कस्टमर से ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई गो फॉर बैंकिंग सर्विसेज, जो तुम सर्विसेज मुझसे ले रहे हो, तुम हमारे कस्टमर हो, तुम्हारा और मेरा इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा है। हैड इट बीन द केस कि अगर मैं तुम्हें गुड्स बेच रहा होता तो तुम हार्डली कोई 5 से 10 मिनट के लिए मुझसे मुलाकात करते, मुझसे परचेज करते, मुझसे गुड की क्वालिटीज़ पूछते और चले जाते। बट यहाँ तो मैं गुड्स नहीं बेच रहा, यहाँ तो मैं सर्विस बेच रहा हूँ, सर्विस की तो इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। Service tends to have more inconsistent product definition than goods. ये सर्विस की डेफिनेशन बड़ी मुश्किल है यार। देखो जब सर बिलाल जो है वो सुबह सुबह फ्रेश आपकी क्लास लेने जाएंगे ना तो सर्विस की प्रोविजन एक डिफरेंट होगी, लेकिन सर बिलाल जब आपके सामने शाम के 6 बजे क्लास लेने आ रहे होंगे ना तो सर्विस की प्रोविजन, सर्विस की क्वालिटी, सर्विस की डिलीवरेंस कुछ और होगी। प्रोडक्ट में ऐसे नहीं होता। ये पेन है ना तो ये अगर स्टाइलस है तो ये स्टाइलस मेरे पास भी है, ये स्टाइलस किसी के पास भी है, प्रोडक्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सर्विस की बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। सर्विस टेंड टू हैव अ मोर इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन। सर्विस की प्रोडक्ट डेफिनेशन देखना इट्स समथिंग व्हिच इज नॉट इजी। मोस्ट गुड आर कॉमन टू मेनी कस्टमर्स, सर्विस आर ऑफन यूनिक। बिल्कुल सही बात है सर, ज़्यादातर गुड्स कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास स्टाइलस है, मेरे पास इफ आई एम वेयरिंग दिस स्मार्ट वॉच, इफ आई हैव अ मोबाइल फोन राइट नाउ, तो कोई और भी ये खरीद सकता है, किसी और के पास भी ये स्टाइलस आ सकता है, कोई और भी ये लैपटॉप परचेज कर सकता है। गुड्स आर सेम फॉर ऑल। अगर तुम सैमसंग का फ़ोन खरीद रहे हो, अगर तुम एप्पल का फ़ोन खरीद रहे हो तो वो सेम रहेगा, अगर तुम टोयोटा की गाड़ी खरीद रहे हो तो वो सेम रहेगी भाई। लेकिन सर्विसेज सेम नहीं रहती। अगर मैं टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने लेट्स सपोज AA6 के अंदर बहुत अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन AA7 में वो टॉपिक इतना अच्छा नहीं पढ़ा सका। क्यों? क्योंकि मे बी मैं उस वक्त कोई आई वॉज नॉट वेल मे बी, और मैं ऐसा है नहीं, मतलब मैंने ऑल दो तीनों सेक्शंस के अंदर जितने भी हमारे सेक्शंस थे उसके अंदर हमने बहुत बहुत मेहनत से पढ़ा है। लेकिन एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। टेंजिबल गुड्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली एंड सर्विसेज आर नॉट। ये बात गलत है लेकिन इस आंसर के लिए सही है, बिकॉज वो नॉट वाला सवाल ही पूछ रहा है ना, तो ये बात सही है। टेंजिबल गुड्स, टचेबल गुड्स, सर ये टेंजिबल गुड्स है, ये मेरे हाथ में जो मौजूद है ये टेंजिबल गुड्स है। जनरली प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली, ये एक यूज होती है तो फिर दूसरी प्रोड्यूस की जाती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। सर्विसेज के साथ ऐसा होता है कि अगर सर बिलाल एक बैच में क्लास ले रहे हैं तो उस टाइम पीरियड के बाद किसी और बैच में जाके क्लास ले सकते हैं। उसी टाइम पीरियड में 2 बैचेस में नजर नहीं आ सकते, लेकिन गुड उसी टाइम पीरियड में 2 बैचेस में रखी जा सकती है। तो यस, ये बात गलत है, लेकिन क्योंकि आंसर नॉट वाला पूछा है तो ये ऑप्शन हमारे लिए परफेक्टली करेक्ट है। दिमाग ओपन रखना जब तुम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। मूविंग फॉरवर्ड, सर अ वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। The main stakeholder, okay, तो सवाल आता है आपसे। The main stakeholder in a business organization, whether internal or external, are those who exercise the least influence. The main stakeholder in the business organization, whether external or internal, are those. क्या अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेन स्टेक होल्डर, इसका मतलब है, देखो जब मैं स्टेक होल्डर की बात करता हूँ, जब मैं स्टेक होल्डर की बात करता हूँ, स्टेक होल्डर में वो कह रहा है कि अगर तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इसका मतलब है इंटरनल में मेन स्टेक होल्डर, अब देखो थोड़ा सा कनेक्शन बनाना पड़ेगा, डायरेक्टर होता है। एक्सटर्नल में मेन स्टेक होल्डर गवर्नमेंट होती है। अगर डायरेक्टर चाहे तो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस लेके आ सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस, या इन्फ्लुएंस की बात की जा रही है। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि अगर आप डिसीजन को चेंज करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है हु एक्सरसाइज द लीस्ट इन्फ्लुएंस। सर मेन की बात कर रहे हो और फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि लीस्ट इन्फ्लुएंस, दिस इज नॉट पॉसिबल। मॉडरेट इन्फ्लुएंस, हु एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस, एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है। तो यस, द आंसर इज हु एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस।
अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये सवाल बड़ा जेनरिक है, अगर आपको इस सवाल का आंसर सुनना है तो वैसे ही आप देख सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनीज में पाए जाते हैं तो शेयर होल्डर का वोटिंग राइट भी जो है वो कंपनीज एक्ट में देखा जाएगा। ठीक है, और ये शेयर होल्डर के वोटिंग राइट किससे रिलेटेड कहानी है, तो कहते हैं शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज एक्ट। शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2017। यस, बहुत सेल्फ एविडेंट सवाल है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, हमें पता है ये बात। सर, माय फेवरेट क्वेश्चन, अ क्वेश्चन विच आई लाइक द मोस्ट। जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं दे नो कि ये मेरा फेवरेट सवाल है। मैंने हर मर्तबा आपसे पेपर में, क्लासरूम में, वर्कशॉप्स में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता रहता हूँ और मुझे सरप्राइजिंगली आखिरी वक्त तक गलत जवाब मिला है, तो आई होप सर अब तुम्हारा ये रिवीजन हो जाएगा, अब तुम गलत नहीं करोगे। Public limited company are also known as public sector company. Is this statement to be true or false? Obviously, this statement is not true. It's a false statement. Public limited company एक private sector इदारे में fall करती है। Moving forward, let's look at some challenging questions. Public sector company can raise fund from which of the following ways? Public sector companies किस तरीके से fund raise कर सकती हैं? Right? Number one, raising taxes, making charges such as service charges. Public sector company service charges ले सकती हैं, बोरो करना, बोरोइंग के ज़रिए, और ऑल ऑफ दी अबव। तो मुझे तो साफ साफ नज़र आ रहा है पब्लिक सेक्टर कंपनी टैक्सेस के ज़रिए, तो येस सर, पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो टैक्सेस के ज़रिए तो वो जनरेट करती हैं पैसा। ठीक है, सर्विस चार्जेस भी चार्ज करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जाते हैं तो आप कहते हैं यार मुझे अपना घर ट्रांसफ़र करवाना है एंड आई एम गोइंग टू अ पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी, तो वो पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी मुझसे जब घर ट्रांसफ़र की बात करती है तो येस, उसको पता है कि वो चार्ज पे करेगा, और वो चार्ज पे करेगा तो वो घर ट्रांसफ़र कर देगी। FBR भी चार्जेस लेता है, हर पब्लिक सेक्टर इदारा चार्जेस लेता है। और बोरोइंग तो यार आपको पता है, मतलब most of our government are going for borrowing, right? पब्लिक सेक्टर इदारा बोरो करता है, सर्कुलर डेट जैसी चीज़ बहुत जनरेट होती है पाकिस्तान में। वी बोरो फंड्स फॉर आवर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम IMF। सो यार मेरे हिसाब से तो all three options are equally good in this regard. So I'll go for all of the three above given options. Okay, so we have done around 15 MCQs over here. Then I'll be meeting you in my next video with the next 15 MCQs. Till then, keep preparing yourself.